हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस में। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। ये स्टोरी मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था। मैं ये स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ एंड आई एम रियली सॉरी डियर कि मुझे इस स्टोरी को लाने में काफ़ी लेट हो गया, पर आपने वेट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का नाम जान लेते हैं। स्टोरी का नाम है मिल के भी ना मिल सके। ये स्टोरी एक ओमेगा वर्स है और आगे इस स्टोरी के बारे में हम स्टोरी से ही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैन वांगजी, उम्र 27 साल, शांत, संवेदनशील, सच्चे प्यार में विश्वास रखने वाला, लैंस खानदान का इकलौता वारिस। वांगजी का परिवार एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार है। बचपन में अपनी माँ के मौत के बाद वांगजी प्यार की तलाश में भटका, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बहुत ही समझदार और इमोशनल इंसान है। हमारा दूसरा कैरेक्टर है वी वुशियान, ज़िंदगी से भरा, आत्मनिर्भर लेकिन भीतर से भावुक इंसान। वी खानदान का इकलौता ओमेगा बेटा, जिसका परिवार सत्ता और राजनीति में रमा हुआ है। वुशियान प्यार में सच्चा है लेकिन अपने पिता की इज्जत के बोझ तले दबा हुआ है। वी फेमिया, एक पॉलिटिशियन जो अपने ओमेगा बेटे को महज एक मोहरा समझता है, उसे जब चाहे तब इस्तेमाल करने वाला सामान समझता है। उसकी लैन से पुरानी दुश्मनी है, लेकिन समाज में शांति और ढोंग का नाटक करता है। आगे इस स्टोरी में वी फेमिया सत्ता की भूख में अपने ही बेटे वी वुशियान की खुशियों से खेल जाएगा। लैन किरैन, वांगजी के पिता, स्वाभिमानी और परंपराओं में विश्वास रखने वाले इंसान, राजनीति से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन वी फैमिली से उनका पुराना झगड़ा है। वांगजी के प्यार को ये हमेशा कमज़ोर समझते हैं। लूसी, साजिश की असली खिलाड़ी, विंग की कज़न और वांगजी से पुरानी इसकी दोस्ती होगी। विंग से जलना और वांगजी से जुनून की हद तक प्यार करना, ये इसका काम होगा। साजिशों का ताना बाना यही बुनेगी जो दो प्रेमियों की ज़िंदगी में तबाही लाने का काम करेगी। डियर्स, इससे पहले कि हम स्टोरी स्टार्ट करें, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने स्टोरी का नाम सुन लिया है, मिल के भी ना मिल सके, इसी तरह आपके प्यार में पागल एक प्रेमिका है और वो है उधर, अरे उधर नहीं, वहाँ नहीं, इधर बगल में। उस दुखी आत्मा का नाम है सब्सक्राइब बटन, जिसे आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेचारी इसी दुख के मारे पागल होती जा रही है। उसे बस आप ही बचा सकते हैं, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर, उसे प्यार से दबाकर। तो जाओ दोस्तों, उसे बचाओ, वो आप पर धोखे का इल्ज़ाम ना लगा दे। इसलिए प्यार का सबूत देते हुए कमेंट भी कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन को डेट पर ले जाते हुए लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, करते हैं स्टोरी की शुरुआत। हमें दिखाया जाता है बीजिंग की गर्मियों की एक शाम, जो शायद बहुत कुछ बदलने वाली थी। फ़िज़ा में शाम की ठंडी हवा घुली हुई थी, लेकिन दो दिल, उनके बीच में कुछ हलचल सी मची हुई थी। शहर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य व्यापारिक समारोह चल रहा था, जहां लैंस और वी फैमिली पहली बार एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हुए थे। मीडिया, कैमरा और सुर्खदार हस्तियां और हर और चमक दमक के दिखावे, लेकिन इन सब के बीच एक कोना था जहां दो आंखें एक दूसरे को तलाश रही थी, बिना जाने बिना पहचाने। एक इंसान जो अपनी पैनी बड़ी बड़ी आँखों से एक ओमेगा को घूरे जा रहा था। वो काफ़ी समय से उस पार्टी में उस ओमेगा पर ही नज़र गड़ाए हुए था। क्यों, किस लिए, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और वो ओमेगा जो उसे देख देख कर अपना नज़र बार बार फेरे जा रहा था, उसे भी नहीं पता कि क्यों ऐसा कर रहा था। हम उस अल्फ़ा को देखते हैं जो उस ओमेगा को घूरे जा रहा था। उस अल्फ़ा से अब रहा नहीं गया। वो अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसकी तरफ चलने लगा, सभी भीड़, सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाते हुए सिर्फ उस ओमेगा की तरफ ही अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए वो वहाँ तक पहुँचा। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप वी फैमिया के बेटे वी वुशियान है ना? उस ओमेगा के कानों में इस अल्फ़ा की आवाज़ एक गूंज की तरह उसके कानों में पड़ी। वो ओमेगा दूसरी तरफ अपना चेहरा किए किसी से बात कर रहा था। वो पीछे मुड़ा। वो और कोई नहीं, वी फेमिया का बेटा वुशियान ही था।
और जो अल्फ़ा वुशियान से बात करने आया था वो और कोई नहीं लैन वांगजी था। विंग ने जब मुड़कर उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, विंग कुछ रुक सा गया। उसकी आंखें सामने थम सी गई थी। सामने एक लंबा हट्टा-कट्टा शरीर वाला, गोरे रंग वाला, गहरे भूरे बालों वाला और खूबसूरत आँखों वाला एक अल्फ़ा खड़ा था। उस अल्फ़ा के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, पर उसकी निगाहें जैसे हर दिलों को पढ़ने की ताकत रखती हो। वुशियान ने सामने खड़े अल्फ़ा वांगजी को थोड़ा सा घूरा और फिर पूछा, जी आप कौन? वांगजी ने जवाब दिया, मैं लैन वांगजी। शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, दुश्मन परिवार से हूँ। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। वांगजी की बात पर वुशियान थोड़ा चौंका। थोड़ी देर वांगजी को देखने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, सुना है, लेकिन पहली बार लगा कि दुश्मन इतने सलीकेदार भी हो सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों ने हाथ मिलाया और थोड़ी देर बातें की। उन दोनों की मुस्कान एक साथ उस पूरे हॉल में फैली, पहली बार, और यहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता जो आगे चलकर टूटने के लिए नहीं बल्कि टूट कर भी निभने वाला था। कुछ समय बात करने के बाद वांगजी और वुशियान अलग हो गए। उन दोनों को उनके ही परिवार वालों ने अपने अपने पास बुला लिया और दोनों अब थोड़े बिजी हो गए थे बातचीत करने में। वहीं कुछ समय के बाद विंग वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वांगजी थोड़ा फ्री हुआ और उसका ध्यान फिर से वुशियान की तरफ गया। उसने पूरे हॉल में अपनी नज़रें दौड़ाई, पर उसे कहीं पर भी वुशियान नज़र नहीं आया। वो वुशियान को ढूंढ रहा था। वुशियान को ढूंढते हुए उस समारोह के गार्डन एरिया में आ गया। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसे वुशियान गार्डन एरिया में ही एक कोने में खड़ा हुआ नज़र आया, जो ऊपर आसमान को देख रहा था। वुशियान को देखकर वांगजी मुस्कुराया और धीरे कदमों से उसके पास पहुंच गया। उसने बोला, आप इस भीड़ में अकेले क्यों खड़े हैं? क्या आपको अंदर समारोह में अच्छा नहीं लग रहा था? आप यहाँ क्यों आ गए? वुशियान ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई। उसने पहचान लिया था कि ये आवाज़ किसकी है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी शांति भीड़ में मिलती है जब दुनिया बहुत शोर कर रही हो। वुशियान ने कहा। वुशियान की बात पर वांगजी मुस्कुराया और बोला, आप शायर भी हैं क्या? वुशियान मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, पर दिल से महसूस कर सकता हूँ। तो फिर मुझे भी बताइए, क्या मुझे महसूस किया आपने? वुशियान वांगजी की बात पर मुस्कुराया, लेकिन वांगजी के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, शायद हाँ भी और शायद उनकी आंखों में डर भी था। ये वांगजी समझ पा रहा था। वुशियान चुपचाप वहीं खड़ा था और वो फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। वहीं वांगजी विंग का चेहरा टटोल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अपना छूटा हुआ तलाश कर रहा हो, कुछ खास, कुछ ऐसा जिसे पाने की उसे बहुत तलब हो। वांगजी वुशियान को देख ही रहा था कि वुशियान का एक दोस्त उसे आकर वहाँ से ले जाता है। वांगजी उसके पीछे तो जाना चाहता था, पर वांगजी को भी कोई अपनी तरफ बुला लेता है। इसलिए उसे दूसरी तरफ जाना पड़ता है। वो दोनों फिर से अब कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। देखते ही देखते वो समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और अब सबके जाने का समय हो गया था। वांगजी की आंखें बार बार वुशियान को तलाश रही थी और वुशियान भी चुपके चुपके वांगजी को देख रहा था, पर वांगजी इस बात से अनजान था कि वुशियान उसे देख रहा है। देखते ही देखते वुशियान वहाँ से अपने परिवार के साथ निकल जाता है। वहीं वांगजी वुशियान को ढूंढता रह जाता है। तभी वांगजी के पिता उससे पूछते हैं, वांगजी, तुम किसे ढूंढ रहे हो? वांगजी कुछ जवाब नहीं दे पाता और वो चुप रहता है। जिसके बाद किरण उसे बोलते हैं कि चलो अब घर जाने का समय है। तो वांगजी उनके साथ अब घर चला जाता है। वांगजी अपने मैंशन पहुंचकर सीधा अब अपने रूम में चला जाता है। वहाँ वो अपने कपड़े निकालते हुए भी वुशियान के बारे में सोच रहा था। वहीं वो शावर रूम में शावर ले रहा था और बार बार उसके जहन में वुशियान का ही चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे हो क्या गया है। इसी तरह से वो नहाने के बाद अपने कमरे में आ जाता है और एक पेन और पेपर लेकर वुशियान का चेहरा इमेजिन करने लगता है और धीरे धीरे उस पेपर पर वुशियान का चेहरा बनाने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद वुशियान का हूबहू चेहरा वो बना लेता है और वो उस पेपर को देखकर मुस्कुराने लगता है।
वो अपने मन में सोचता है, आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया है तुम्हें पहली बार देखने के बाद कि मैं तुम्हें देखे बिना अब रह नहीं पा रहा हूँ। बार बार तुम्हारा चेहरा मेरे जहन में घूम रहा है वो शियान, बार बार। क्या तुमने मेरा दिल चुरा लिया है पहली मुलाकात में ही, या फिर कोई और बात है? और अब हमें वो शियान का रूम दिखाया जाता है। उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो भी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वो शियान का रूम पूरी तरह से गुलाबी चीज़ों से रंगा हुआ था। गुलाबी पर्दे, गुलाबी बेडशीट, गुलाबी चमकीली चीज़ें। दिखने में कमरा बहुत खूबसूरत था। रह रहकर वो भी वांग जी को याद कर रहा था। खिड़की से हवा, ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जिससे पर्दे हिल रहे थे। वो उठकर सामने जाता है तो देखता है पूर्णिमा की रात है। खूबसूरत चाँद निकला हुआ है आसमान में, गोल, एकदम गोल, खूबसूरत। वो गौर से उस चाँद को देखता है तो उसे उसमें वांग जी का चेहरा नज़र आता है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और सोचता है, ये कैसा कैसा उलझन है। आखिर इस अल्फ़ा से पहली मुलाकात ही तो हुई थी उसकी, फिर बार बार वो उसके जहन में क्यों आ रहा है, उसकी आंखों में उसका चेहरा क्यों छा रहा है। वो शियान मुस्कुराता है और वापस से वांगजी के ख्यालों में खो जाता है। अब हमें सवेरे का समय दिखाया जाता है। दोनों उठते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आज वांगजी को अपने दोस्त नील के साथ बाहर म्यूज़ियम में जाना था। वहाँ म्यूज़ियम में कुछ नई चीज़ें आई हुई थी जिसे वांगजी को देखना था, तो वो अपने दोस्त नील के साथ वहाँ जाने वाला था। वो जल्दी तैयार होता है और नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकल जाता है अपने दोस्त के साथ। वहीं विंग भी बहुत ही हड़बड़ी में था। उसकी दोस्त तरा, जो उसे कब से बाहर से आवाज़ दिए जा रही थी, विंग विंग जल्दी चल, हम लेट हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। और विंग था कि हड़बड़ी में तैयार होकर दौड़ते भागते नीचे पहुँचता है। नीचे खड़ी थी विंग की ओमेगा दोस्त तरा और वो बोलती है, तो फिर से लेट है विंग। विंग अपने सिर पर हाथ रख के बोलता है, सॉरी यार तरा, मैं लेट हो गया। मैंने अलार्म लगाया था पर पता नहीं कैसे मैं फिर से लेट हो गया। तब तरा कहती है, अरे बुद्धू, जल्दी चल, हमें म्यूज़ियम पहुंचना होगा, नहीं तो एंट्री बंद हो जाएगी। तुझे तो पता है ना, वो न्यू है। अगर वहाँ एंट्री बंद हो गई तो हम देख नहीं पाएंगे कि वहाँ कौन सी न्यू न्यू चीज़ें आई हैं। जल्दी चल, जल्दी चल। और वो विंग को उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए ले जाती है। दोस्तों, जहाँ पर मैंने सोचा था कि विंग का नाम विंग न रख के वो शियान रखूँगी, पर बार बार मेरे मुँह से विंग विंग ही निकलता जा रहा है, तो आप कंफ्यूज ना होएं। अब मैं विंग ही बोलूँगी, नहीं तो विंग और फुशियान मिक्स हो जाएगा और आपको लगेगा कि यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ दो कैरेक्टर नहीं, एक ही कैरेक्टर है, जो कि अल्फ़ा वांगजी है और विंग वुशियान है। मतलब जो विंग है वो, जिसे मैं वुशियान बोलने वाली थी पर अब मेरे मुँह से विंग निकल रहा है, तो आप विंग ही समझिएगा। मैं आप आगे से उसे विंग ही कहूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अब हम देखते हैं कि दोनों ही, विंग और वांगजी दोनों ही एक ही समय पर उस म्यूज़ियम में पहुंचते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए चले जाते हैं। जहां वांगजी नील के साथ घूम रहा था और वहीं विंग तरह के साथ घूम रहा था। दोनों एक दूसरे से अलग थे, पर अचानक ही नील और तरह किसी चीज़ को देखने के लिए अलग हो जाते हैं, जहाँ से वांगजी और विंग भी अकेले चीज़ों को देख रहे थे और वांगजी और विंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वांगजी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ और कोई नहीं, विंग था, और विंग भी वांगजी को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों कुछ समय के लिए सन्न थे, पर वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, आप यहाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। वहीं विंग ने भी शर्माते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यहाँ किसी के साथ आए हैं क्या? विंग ने पूछा। वांगजी ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने दोस्त नील के साथ आया था। वांगजी ने भी पूछा, क्या आप अकेले आए थे? तब विंग ने कहा, नहीं, मैं भी अपने दोस्त तरह के साथ आया था, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तब वांगजी ने कहा, आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेला हूँ, तो चलिए हम दोनों ही मिलकर इस म्यूज़ियम को घूम लेते हैं। कुछ नई चीज़ें यहाँ आई हैं, चलिए साथ में देखते हैं। विंग उसे मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ चला गया। और इधर तरा और नील वांगजी और विंग को ढूंढते रह गए, पर वो उन्हें मिले ही नहीं। मिलते भी कैसे, वो अपनी दुनिया में जो खोए हुए थे। वांगजी और विंग म्यूज़ियम को देख ही रहे थे कि अचानक से विंग का पैर लड़खड़ा जाता है और वह गिरने ही वाला होता है कि वांगजी उसे कमर से पकड़ लेता है। विंग और वांगजी की नज़रें मिलती है और उनके दिल धड़क से जाते हैं। उन दोनों को कुछ अजीब सा एहसास होता है, जो शायद वो दोनों अभी समझ नहीं पा रहे थे या फिर समझकर भी अनजान बन रहे थे। वांगजी विंग को धीरे धीरे उठाता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं?
विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया गिरने से। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वांगजी कुछ और भी बोलना चाहता था कि विंग की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो वहाँ रुक ना सका और वहाँ से वांगजी को बाय कहकर चला गया। वांगजी उसे आवाज़ देता रह गया पर वो रुका नहीं। विंग भाग रहा था और वो भागते हुए तरह से टकरा जाता है। तरह कहती है, आँखें हैं या बटन? तो उसने इतना कहा ही था कि वो देखता है कि सामने विंग है। वो विंग को पकड़कर बोलती है, अरे विंग तो कहाँ चल गया था? मैं तो उसे कब कब से ढूँढ रही थी। विंग उससे घबराते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस यहीं थी, चलो यहाँ से। और जो है तरह बोलती है, अरे अभी तो हमने म्यूज़ियम ठीक से देखा भी नहीं, रुक तो देखने तो दे। तब विंग कहता है, यहाँ फिर से आ जाएंगे, चल अभी चल। और वो तरह को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहीं वांगजी उसे देखते ही रह जाता है और एक कोने में खड़ा नील भी ये सब देख रहा था कि वांगजी की नज़र उस ओमेगा से हट नहीं रही है। और अब नील धीरे धीरे वांगजी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना। तब वांगजी अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, समझ नहीं आ रहा है नील, लगता है प्यार का ही चक्कर है। तब नील कहता है, अच्छा भाई, फ़िलहाल तो भी मामला थोड़ा ढीला पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वांगजी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी नई नई शुरुआत है, आराम से काम लेना। ओमेगा बड़ी नाजुक चीज़ होती है, ज़रा सा झटका मारा तो रूठ कर चली जाती हैं। तब वांगजी कहता है, तो ठीक कहता है, मैं ध्यान से काम लूँगा। और वो वहाँ पर मुस्कुराते हैं वो दोनों। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि विंग जो है अकेले पार्क में घूम रहा था। वो शाम का समय था और विंग पार्क में घूमने के लिए आया था और वो वहाँ घूम रहा था। वहीं से वांगजी गुजर रहा था और उसकी नज़र पार्क पर पड़ती है जहाँ काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे जिसकी आवाज़ें आ रही थी। वांगजी बच्चों को देखते हुए पार्क को क्रॉस कर रहा था कि उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। उसकी आँखें वहीं पर रुक जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है, जिसे ढूँढ रहा था वो यहाँ मिल रहा है। वो धीरे धीरे पार्क के अंदर चला जाता है और विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग अपने ही सोच में मगन था और वो वांगजी से टकरा जाता है। विंग उसे सॉरी ही बोलने वाला होता है कि वो सामने देखता है कि सामने और कोई नहीं, वांगजी है जो मुस्कुरा रहा है। विंग वहीं रुक जाता है और उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। वांगजी कहता है, आप यहाँ? वहीं विंग कहता है, आप यहाँ कैसे? वो बोलता है, बस घूमने आया था। और विंग भी यही जवाब देता है कि वो भी घूमने आया था। दोनों फिर साथ ही घूमते हैं और उस शाम का मज़ा लेते हैं। अब दोनों में मुलाकात इसी तरह से बढ़ने लगी थी। जब भी विंग कहीं जाता तो वो वांगजी से टकरा जाता और कहीं वांगजी बाहर जाता तो वो विंग से टकरा जाता। देखते ही देखते 2 हफ्ते उनकी मुलाकातों में बीत चुके थे। अब हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं उनकी मुलाकातें कुछ बढ़ने लगी थी। कभी वो दोनों किताबों की दुकान पर मिलते तो कभी कॉफ़ी शॉप पर, कभी म्यूज़ियम में तो कभी किसी समारोह में। लेकिन हर बार वांगजी एक ही चीज़ सोचता, इस ओमेगा की हंसी में कुछ ऐसा है जो मुझे ज़िंदा रखता है। और वहीं विंग सोचता, इस अल्फ़ा में कुछ तो ऐसा है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। विंग को वांगजी की आंखें बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। वो जब भी उन आंखों में देखता खो सा जाता था। एक बार विंग अपनी फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी गया था। आते वक्त इतनी ज़ोर की बारिश हुई कि विंग पूरा भीग गया और भीगते भीगते बस स्टॉप में जाकर खड़ा हो गया। वहीं वांगजी जो अपने पिता के साथ बिजनेस में किसी काम से गया था, वो भी घर आ रहा था वापस और उसकी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई थी। गाड़ी बनने में टाइम लग रहा था इसलिए वो पैदल जाने का सोचता है पर तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी जिसके कारण वो भी पूरा भीग गया था और वो भी भागते हुए बस स्टॉप पर आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। विंग के सामने वांगजी था और वांगजी के सामने विंग था। दोनों ही भीगे हुए थे पर दोनों के चेहरे एकदम चुप और सन्न थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए हों। विंग थोड़ी देर वांगजी को देखता है और फिर अपना चेहरा वांगजी से मोड़ लेता है। वांगजी हैरान था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। वो दुखी होता है कि विंग ने उसे देखकर चेहरा मोड़ लिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि बिजली इतनी तेज़ की कड़की कि विंग डर से काँप गया और वो जाकर वांगजी से लिपट गया। वांगजी मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। विंग को जब एहसास हुआ कि उसने वांगजी को गले लगाया है तो उसने उससे छूटने की कोशिश की पर वांगजी ने उसे कस पकड़ लिया था। वांगजी ने कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो विंग? और तुम 2 दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विंग ने उससे छुड़ाते हुए कहा, देखो वांगजी, हमारा मिलना ठीक नहीं, हम दुश्मन परिवार से हैं। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता। और विंग ने भी जवाब दिया,
तो मैं कौन सा तुम्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। पर हमारे परिवार, तुम तो जानते हो ना, हम दोनों के पिता कितने बड़े दुश्मन हैं। अब वांगजी कहता है, मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदल दूंगा विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग थोड़ी देर के लिए शांत रह गया और फिर वो वांगजी को कहता है, वांगजी, वो दरअसल वो वांगजी फिर कहता है कि जवाब दो मुझे विंग, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। तब विंग हमें अपना सिर हिला देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वांगजी बोलता है, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। तब विंग घबराते हुए बोलता है, तुम जितना आसान इन सबको समझते हो ये उतना है नहीं वांगजी। वांगजी भी थोड़ी देर चुप रह जाता है क्योंकि मन में वो भी जानता था कि जितना आसान इन सब चीज़ों को कहने में लग रहा है उतना ही वो मुश्किल था। उनके पिता बहुत ही ज़्यादा कठोर थे हर बातों को लेकर। उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून के बीच बीता हुआ था। उन दोनों के पिता क्या उनके प्यार को मंजूरी देंगे, ये उनके लिए भी सोचने की बात थी। पर वांगजी करता भी तो क्या करता, उसने पहले विंग को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, विंग, हम कोशिश करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, क्या पता पुरानी दुश्मनी हम मिटा दें। विंग हैरान था, उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो भी वांगजी की बातों पर यकीन करना चाहता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी ने सोचा क्या विंग उससे दूर जाना चाहता है, पर वो खुद को ये समझा नहीं पा रहा था। वो विंग से दूर कभी नहीं होना चाहता। इन कुछ ही पलों में, इन कुछ ही हफ्तों में, इन कुछ समय में विंग उसके दिल के इतने करीब हो चुका था जितना आज तक कोई नहीं हुआ था। वांगजी हमेशा से ही प्यार के लिए तड़पता रहा, भटकता रहा, और अब जब उसे प्यार मिल रहा है विंग के रूप में, तो वो उस प्यार को जाने नहीं देना चाहता था किसी भी हाल में। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, पर विंग उसे छुड़ाकर उससे दूर जाने लगता है। तो वांगजी उसके पास जाकर उसे और कसकर पकड़ लेता है। विंग उसे बोलता है, छोड़ दो मुझे, और पीछे पलट कर देखता है तो वहीं वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग हैरान था और वो वांगजी का चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है, वांगजी, तुम इतनी छोटी बात के लिए रो रहे हो। तो वांगजी कांपते हुए कहता है, ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है विंग, तुम मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं हो। तुम मेरे लिए मेरा प्यार हो, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, तुम मेरे दिल की तड़प को क्यों नहीं समझते। क्या तुम अपने पिता से डरते हो? जब मैं अपने पिता से नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रहे हो? मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस मेरा साथ दो। तब विंग चुप रहता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता वांगजी कि मैं क्या करूं। मेरे पिता को अगर पता चला तो ज़रूर ही कोई गलत कदम उठाएंगे। तब वांगजी कहता है, जो भी होगा हम देख लेंगे। वांगजी ने विंग को गले लगाया और बोला, विंग, तुम मेरी सबसे अच्छी जगह हो। मेरे अंदर की वो खामोशी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी वो तुमने सुन ली। तुम मेरा प्यार हो विंग, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चाहूँगा विंग, आखिरी सांस तक। विंग ने वांगजी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों था। उसने कहा, तुम जानते हो ना हमारे परिवारों की सच्चाई। तुम्हें नहीं लगता हम एक ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर ख्वाब तुम्हारे साथ है तो टूट भी जाए तो मैं जी लूँगा, पर बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ, वांगजी कहता है। वांगजी की बात जैसे विंग के दिल को छू गई। उसके दिल में तेज़ दर्द उठा और साथ ही बहुत प्यार भी महसूस हुआ। विंग ने किसी तरह से खुद को वांगजी से छुड़ाया और वहाँ से चला गया। वांगजी उसे देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बह गए। वहीं विंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उस रात विंग और वांगजी अपने अपने कमरे में आंसू बहा रहे थे। जहाँ वांगजी के चेहरे पर काफ़ी गहरी सोच और आंखों से आंसू टपक रहे थे, वहीं विंग के चेहरे पर बहुत दर्द और आंसू की धाराएं बह रही थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार तो था, पर बहुत दर्द भी था। उन्हें डर था कि जब उनका प्यार समाज के सामने आएगा, उनके परिवार के सामने आएगा, तब क्या होगा। क्या दो दुश्मन मिल पाएंगे? क्या होगा इनके प्यार का, क्या होगा? यही सोचकर दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। पर वांगजी किसी भी हालत में विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आगे जो भी होगा वो उन सबको संभाल लेगा, यही उसका निश्चय था। और वहीं विंग, वो नहीं चाहता था कि वांगजी इस प्यार के चक्कर में ही उसका अंत हो जाए। वो दो परिवारों के बीच में पिसवाना नहीं चाहता था उसे, इसलिए वो भी बहुत सोच में था कि वो आखिरकार क्या करे। प्यार तो वो भी वांगजी से बहुत करता था। उस रात विंग बहुत रोया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस कदर चाहा था, जैसे वो कोई नाम ना हो, बस एक ओमेगा हो। उसे किसी ने उसके पिता के नाम शोहरत और ना ही इस
चीज़ के लिए चाहा था कि वो वी परिवार का इकलौता ओमेगा बेटा है, बल्कि सिर्फ इसलिए उसे चाहा था कि वो सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका। उसे वांगजी के प्यार का एहसास हो रहा था। वो रह रहकर वांगजी को याद कर रहा था और वो भी मन में कह रहा था, हाँ वांगजी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर काश हम एक हो पाते, काश हमारे पिता दुश्मन ना होते तो हमें आसानी होती एक दूसरे का होने में। ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और सोच रहा था क्या होगा जब हमारे पिताओं को पता चलेगा हमारे बारे में। विंग और वांगजी एक दूसरे से प्यार तो कर बैठे थे, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि यही प्यार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। ये उन दोनों ने तब नहीं जाना था जब वो एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ये उन्होंने तब नहीं जाना था जब वो एक दूसरे के हो चुके थे। ये उन दोनों ने तब महसूस नहीं किया था जब वो एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। वांगजी और विंग का मिलना जुलना अब भी चलता रहा। वो दोनों अब और भी ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। इन्हीं बीच वी फैमिली में एंट्री हुई लूसी की, जो कि विंग की कज़न सिस्टर है, वो भी एक ओमेगा है। वो आई और विंग से सीधा गले लग गई और उसने कहा, विंग तुम कैसे हो? और विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सुई तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, कैसी हो? तब सुई कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ये बताइए, आपने तो मुझे बहुत याद किया होगा ब्रदर। तब विंग कहता है, बिल्कुल मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई हो। अब ज़्यादा समय तक यहाँ रुकना, जल्दी भाग मत जाना फिर से अमेरिका। और वो बोलती है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं बस यहीं रहने के लिए आई हूँ, यहाँ कुछ काम है जो मुझे पूरा करना था। और वो विंग को देखकर मुस्कुराती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं विंग कहीं जा रहा था, वो पीछे पलट कर देखते हैं कि विंग काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकल रहा है घर से, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। अब हमें शाम का लंच दिखाया जाता है, जहाँ पर वी फैमिया, विंग की मॉम विशी और लूसी बैठी हुई थी और विंग ऊपर से अपने कमरे से आ रहा था। फैमिया बोलते हैं, वी बेटा जल्दी आओ, आजकल तुम काफ़ी लेट हो जाते हो और दिन रात कहाँ तुम बाहर रहते हो? विंग के कदम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं और ये बात लूसी नोटिस करती है, क्योंकि लूसी काफ़ी चंट लड़की है, वो अपनी कारीगिरी बाद में दिखाएगी। फिर उसके बाद विंग कहता है, कुछ नहीं पापा, वो मैं बस अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। और आकर वो डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है और खाना स्टार्ट करता है। तो वहीं लूसी कहती है, भाई आप दिन भर घूमते हो, मुझे भी ले जाया करो, मैं भी घूम लूँगी। विंग थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी और उसका मिलना लूसी को पता चले। तो फैमिया भी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं विंग, कल से तुम इसे भी ले जाना, ये भी घूम लिया करेगी, काफ़ी दिन हो गए ये बीजिंग इसने देखा नहीं है। तो विंग भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। और अब हमें सवेरे का समय दिखाया जाता है। विंग निकल रहा था काफ़ी जल्दी जल्दी चुप चुप के, क्योंकि वो लूसी को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता था। वो असल में वांगजी से मिलने जा रहा था और ये बात वो लूसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर लूसी को पता चला तो उसके पिता को ही पता चल जाएगा। विंग ये तो जानता था कि लूसी कोई भी बात अपने पिता से छुपा नहीं सकती, इसलिए वो लूसी को अपने और वांगजी के रिश्ते से दूर रखना चाहता था। विंग निकल ही रहा था कि पीछे से लूसी की आवाज़ आती है, ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? विंग रुक गया और उसने अपना माथा अपने हाथों से पकड़ लिया। विंग ने बोला, इतनी जल्दी निकलने की कोशिश की थी, फिर भी पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। विंग मुस्कुराते हुए पूछा मुड़ा और बोला, वो लूसी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। लूसी सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और विंग के पास आकर बोलती है, तो भाई आप कौन से काम पे जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ, मैं भी आपका काम देख लूँगी। विंग थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है, वहाँ तुम क्या करोगी, वहाँ तुम बोर हो जाओगी, मैं लाइब्रेरी जा रहा था। तो अब लूसी कहती है, वाह लाइब्रेरी, मुझे भी बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मुझे भी जाना है, मुझे भी कुछ बुक्स पढ़ने थे। विंग कहता है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा वो मन में सोचता है। जब विंग को कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो लूसी को कहता है, चलो ठीक है चलते हैं। और वो लूसी को लेकर लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। वहीं वांगजी पार्क में उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरे 1 घंटे हो चुके थे, विंग का कहीं कोई पता नहीं था। तभी वांगजी के फ़ोन में मैसेज आता है, वो और किसी का नहीं, विंग का मैसेज था। उसने लिखा था कि उसकी कज़न आई हुई है लूसी, वो आ नहीं सकता, अगर वो उसे लेकर वहाँ आ गया तो उन दोनों की पोल खुल जाएगी। वांगजी ये पढ़कर मुस्कुराता है और बोलता है, लूसी ये तो मेरी दोस्त है। और वो पूछता है, तुम दोनों कहाँ हो? तो विंग उसे बताता है कि वो यहाँ पर लाइब्रेरी में है और वांगजी भी वहीं के लिए निकल जाता है। और अब हम थोड़ी देर का बाद का सीन देखते हैं। वांगजी उसे लाइब्रेरी में पहुँच चुका था। वो विंग को ढूंढता है तो देखता है कुछ ही दूरी पर विंग और लूसी बैठकर बुक्स पढ़ रहे हैं। जहाँ पर विंग तो बुक्स पढ़ रहा था, पर लूसी का ध्यान कहीं और ही था। वो अपने नेल्स में नेल पेंट लगाने में बिजी थी। तो वांगजी वहाँ जाकर लूसी के सिर पे मारता है। तो लूसी घूर के देखते हैं और बोलती, कौन?
और उसका चेहरा अचानक से खिल उठता है। सामने और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी मुस्कुराकर बोलता है, लूसी कैसी हो, वेलकम। तो लूसी उठती है और वांगजी को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर विंग भी मुस्कुराता है। लूसी कहती है, ओह माय गॉड वांगजी, कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। कितने टॉल हैंडसम हो गए हो यार तुम। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटाई या नहीं। वांगजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, गर्लफ्रेंड कहाँ की गर्लफ्रेंड यार, कोई पटती ही नहीं। तो लूसी बोलती है, मुझे पटा लो, मैं तो हमेशा रेडी हूँ तुम्हारे लिए। पर वांगजी मुस्कुरा देता है और विंग भी मुस्कुरा देता है और वो तीनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और काफ़ी देर वहाँ पर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अब लूसी और वांगजी और विंग तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी अपने मैंशन के लिए निकल जाता है और वहीं विंग और लूसी अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। लूसी काफ़ी खुश थी, पर क्यों खुश थी, किस कदर खुश थी और किसके लिए खुश थी, ये थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि कोई लाइब्रेरी में जाकर तो खुश नहीं होता। क्या इसका राज वांगजी है या कुछ और, ये तो हमें आगे पता चलेगा। वही विंग भी काफ़ी खुश था, क्योंकि जाते वक्त वांगजी ने उस इशारों इशारों में कुछ कहा था जो सिर्फ वांगजी ही समझ सकता है और विंग ही। तो अब हम देखते हैं आगे। इसी तरह से दिन चलता रहा और जैसे जैसे विंग वांगजी से मिलने के लिए निकलता, लूसी किसी न किसी बहाने से आ जाती और उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि विंग किसी के साथ प्यार में है, क्योंकि उसे कुछ नज़र तो आ रहा था, जैसे विंग को कुछ गिफ्ट मिलना। विंग घंटों घंटों तक फ़ोन पे बात करते रहता और हर बार उसे ना ले जाने का बहाना करता। तो लूसी ने सोचा कि क्यों ना इस बारे में पता लगाया जाए कि आखिरकार वो कौन है। तो लूसी ने कोशिश की और एक दिन उसने देखा कि सवेरे विंग चुपके छुपाते हुए घर से बाहर निकल रहा है। तो लूसी ने भी उसका पीछा करने का सोचा और उसने उसका पीछा किया और वो देखता है कि विंग वांगजी से मिलने के लिए आया है। लूसी थोड़ी हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया, जब तक वांगजी और विंग गले मिलकर एक दूसरे को किस न करने लग गए। जैसे उसने ये देखा कि विंग और वांगजी एक दूसरे को किस कर रहे हैं, उसका दिल फटने सा हो गया था, क्योंकि वो वांगजी से बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा नहीं था कि विंग उसे धोखा देगा। हालांकि ये बात से भी वांगजी और विंग अनजान थे कि लूसी उसे वांगजी को पसंद करती है। वांगजी और विंग को साथ देकर लूसी की आंखों में आंसू, दर्द और जलन की भावना साफ साफ थी। वो वांगजी को काफ़ी टाइम से चाहती थी। वो वांगजी को किसी के साथ देख नहीं सकती थी, भले ही उसका भाई ही उसके साथ क्यों ना हो। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही उसके मन में विंग को लेकर नफ़रत भी पैदा हो जाती है। वो देखती ही रहती है कि वो दोनों किस तरह से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उसे वो सहन ही नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ विंग और वांगजी अपना समय बिताते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लूसी को, जो वापस मैंसन पहुंच चुकी थी और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया था। वो ऊपर पंखे की तरफ देख रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। बार बार विंग और वांगजी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। किस तरह से वांगजी ने उसे छुआ, किस तरह से उन दोनों ने किस किया, किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, ये उसे रह रहकर याद आ रहा था। लूसी बहुत तेज का चिल्लाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। वो अपना सिर पकड़कर अपने बालों को नोच रही थी। उसे हर जगह विंग और वांगजी का वो सीन ही नज़र आ रहा था, जिसमें वांगजी विंग को किस कर रहा था। वो पागलों की तरह अपने पूरे कमरे के सारे चीज़ों को तोड़ने लगती है। वो पागल हो चुकी थी, पूरी तरह से पागल। उसे सहन ही नहीं हो रहा था कि वांगजी किसी और के साथ उसे नज़र आए। वो पूरे कमरे को बिखेर देती है, तहस नहस कर देती है और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखती है और बोलती है, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी वांगजी, जो तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, और ऐसा क्या खास था उस विंग में जो तुमने उसे चुना। विंग, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे वांगजी को मुझसे छीन लिया, और रही वांगजी की बात, तो वो तो सिर्फ मेरा ही होगा, सिर्फ मेरा। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगी विंग, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। ऐसा कहकर वो उस शीशे को भी तोड़ देती है। और ये तो अच्छा था कि उसकी आवाज़ नीचे नहीं गई, क्योंकि उस वक्त उस मैंशन में लगभग कोई नहीं था। कुछ नौकर ही थे जो अपने अपने काम में बिजी थे, जिस तक लूसी की आवाज़ गई नहीं। और लूसी बिल्कुल पागलों की तरह सब चीज़ तोड़ फोड़ कर ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके रूम में पूरा अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिनों के बाद का सीन। विफेमिया अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए थे। सामने लैपटॉप पर एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज चल रहा था, जिसमें विंग और वांगजी की कॉफ़ी शॉप में बैठी बातचीत कैद थी। उसने वीडियो पोस्ट कर दी और उन्होंने कहा, तो आखिरकार मेरी ये बेटे ने लैंस के लड़के से इश्क कर ही लिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी क्रूरता थी। बगल में बैठी लूसी की कज़न सिस्टर, वो बहुत ही कुटिलता के साथ मुस्कुराई।
और उसने कहा, मैंने ही आपको खबर दी थी मामा जी, वो दोनों मिल रहे हैं, वो भी महीनों से। मुझे आपकी इज़्ज़त और शान और शौकत की बहुत फ़िक्र है मामा जी, इसलिए जैसे ही मुझे शक हुआ मैं खुद विंग के पीछे पड़ गई थी और मैंने खुद पता लगाया कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। सामने जब देखा तो मैं भी हैरान हो गई थी। वो हमारे दुश्मन वांग जी के साथ इश्क लड़ा रहा है। मुझे लगा ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताने का फ़ैसला किया और जितनी जल्दी हो सके सबूत इकट्ठे कर कर आपके लिए ले आई। उम्मीद है अब आप कुछ करेंगे इनका, नहीं तो सरेआम विंग आपकी इज़्ज़त उछालने में देरी नहीं करेगा। शाबाश लूसी, तुमने सबूत इकट्ठा करके अच्छा काम किया। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अब भी उस वांगजी को चाहती हो? लूसी थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि उसके मामा जी फैंगमिया को ये बात पता होगी कि वो दिल ही दिल में वांगजी को चाहती है। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे दुश्मन है, मैं उसे नहीं चाहती। बस मैं उसे विंग के साथ देख नहीं सकती। मैं ये नहीं देख सकती कि हमारा दुश्मन आपकी इज्जत के साथ खेले। फैमिया ने अपना चेहरा घुमा लिया और उनका चेहरा कुछ परेशान नज़र आ रहा था। वहीं लूसी की मुस्कान अब और भी ज़्यादा जहर भरी लग रही थी। उसने बहुत अच्छे से आग लगाने का काम किया था। देखते हैं ये आग किन किन को जलाकर राख करती है। उसी शाम किरण अखबार पढ़ते हुए चुपचाप लिविंग हॉल में बैठा हुआ था। वांगजी उनके पास आया और उसके पास आकर बैठ गया। उन्होंने कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किरण ने नज़र उठाई और बोला, कहो। मैं किसी से प्यार करता हूँ, उसका नाम विंग है, वो वी फैमिली से है। वांगजी ने इतना कहा और चुप हो गया। उस वक्त खामोशी इतनी भारी लग रही थी कि दीवारें भी चटकती हुई महसूस हो रही थी। तभी अचानक से किरण उठ खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, तू पागल हो गया है क्या? हमारे दुश्मनों के घर में मोहब्बत ढूंढ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या बाहर की सभी ओमेगाएं मर चुकी है जो तूने हमारे दुश्मनों के साथ रिश्ता जोड़ने का तय किया? किरण के गुस्से को देखकर वांगजी थोड़ा घबराया, पर उसने हिम्मत न हारते हुए कहा, मैंने उसका घर नहीं देखा पापा, सिर्फ उसका दिल देखा है। विंग बहुत अच्छा ओमेगा है पापा, आप उसके बारे में कुछ अनाप शनाप ना कहिए। और वैसे भी आपकी और उनके घर की दुश्मनी तो ये तो बहुत पुरानी बात है। अब आप सबको ये सब भूल जाना चाहिए और एक दुश्मनी को मिटाने के लिए रिश्ता बहुत अच्छा होता है। आप ये रिश्ता जोड़िए, ओमेगा बहुत अच्छी है। मेरा यकीन मानिए, विंग बहुत अच्छा ओमेगा है, उसका दिल बहुत साफ़ है पापा। तभी किरण ने गुस्से में गरजते हुए बोला, मुझे ऐसे दिलों की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी इसके लिए तुझे मंजूरी नहीं दूंगा वांगजी। मैं तुझे इस घर, इस जायदाद और इस लैंड नाम से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा कि तू मेरा बेटा है। खबरदार, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी किया था तूने। और ऐसा कहकर किरण वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांगजी ने हार ना मानते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता पापा, क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारी ज़िंदगी आपके उसूलों से ज़्यादा बड़ी है? क्या हमारी पुरानी दुश्मनी मिट नहीं सकती? आपके बच्चों की ज़िंदगी इससे बर्बाद हो रही है। क्या आपको आपके बच्चे प्यारे नहीं हैं? क्या हमसे ज़्यादा कीमती आपकी दुश्मनी है? बोलिए पापा, बोलिए, क्या मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? या बस आपके लिए आपका गुरूर और आपका ये दुश्मनी ही मायने रखता है? वांगजी कितना कहने पर ही किरण तल में ला उठे गुस्से से और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस ये मेरा आखिरी फैसला है वांगजी। अगर तू उस ओमेगा से रिश्ता रखता है तो मैं तुझे इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगा। तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं रहेगा वांगजी। मैं तुझे इस ज़मीन, इस जायदाद और लैंड नाम के पहचान से बेदखल कर दूंगा। अगर तू मुझे उन दुश्मनों के ओमेगा के साथ दोबारा दिखा तो ना सिर्फ ये तेरे लिए बल्कि उस ओमेगा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरी इस बात को याद रखना। किरण की बात को सुनकर वांगजी वहीं बैठा रहा, चुपचाप, टूटा हुआ। वो दुखी था, चुप था, लेकिन टूटा हुआ नहीं था, उसका सिर झुका हुआ नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि भले ही उसके पापा ने उसकी बात नहीं मानी, पर वो हार नहीं मानेगा। वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। खासकर जिस चीज़ में विंग हो, उसमें तो वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। सुई अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो इधर से उधर अपनी आंखें घुमाए जा रहे थे। उसका मन लग नहीं रहा था।
वो अब भी वांगजी और विंग को मिलते हुए देख पा रही थी। उससे सहन नहीं हो रहा था, वो किसी तरह से दोनों को अलग करना चाहती थी। सारी सच्चाई सबके सामने आने के बाद भी उसे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। उसने वी फहमिया को सब कुछ बता दिया था, पर वी फहमिया अभी भी चुप था। ये उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लूसी सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा प्लान आता है। वो कुछ सोचती है और फिर हमें 2 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद लूसी ने अपना पहला वार खेला, जो निजता और साजिश से भरी हुई थी। उसने सोचा कि क्यों ना विंग और वांगजी के बीच में गलतफहमियां पैदा की जाए। इसलिए लूसी ने विंग को एक फर्जी एमएमएस भेजा, जिसमें वांगजी किसी दूसरी ओमेगा लड़की के साथ एक होटल में दिख रहा था। विंग के हाथों में फ़ोन था और वो बिल्कुल हैरानी से उस एमएमएस को देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वांगजी है, जो किसी और लड़की के साथ उसे दिख रहा है। तभी पीछे से ऐना मुस्कुराती है। उसे लगता है कि शायद उसका प्लान सफल हो जाएगा। वो विंग को और भड़काते हुए बोलती है, देख लिया ना विंग ब्रदर, जिससे आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे थे, वो किसी और के साथ होटल में नज़र आ रहा है। वांगजी एक गिरा हुआ अल्फा है। विंग, तुम्हें उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देना चाहिए। आखिर है तो वो दुश्मन ही ना हमारा। तुम्हें उसके साथ अपने आगे रिश्ते नहीं बढ़ाने चाहिए। तुम देख सकते हो, सबूत तुम्हारे सामने है। विंग के चेहरे पर लूसी आसानी से हैरानी और परेशानी देख पा रही थी। उसने छोटी चिंता जताई और बोला, ये सब दिखाने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं है भाई। आप मेरे भाई हैं और आपके लिए अच्छा सोचना और करना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब मैंने वांगजी को किसी और के साथ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। दरअसल बात ये हुई थी कि मैं गुज़र रही थी, मुझे कुछ सामान लेना था। तभी मैंने वांगजी को कहीं जाते हुए देखा अपने कार से, और मैंने देखा कि उसके साथ कोई और भी है। तो मैंने सोचा शायद उसकी कोई दोस्त होगी, पर वो दोनों काफ़ी करीब मुझे नज़र आए, जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनका पीछा किया अपनी कार से और मैंने देखा कि वो दोनों होटल में जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये सारे सबूत आपके लिए इकट्ठे कर लिए। अब आपके सामने हकीकत खुद है। आप देख सकते हैं कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। आपको उससे दूर रहना चाहिए भाई। वो सिर्फ हमारा दुश्मन है, सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन। आपके करीब आना भी ज़रूर उसका कोई चाल होगा। ज़रूर वो आपके और आपके पिता की इज्जत के साथ खेलना चाहता है। इसलिए आपको उससे दूर रहना चाहिए। आप उसे छोड़ दीजिए भाई, आप उसे छोड़ दीजिए। वो इंसान ठीक नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सुई से कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ सुई, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सुई ने कहा, भाई पर भाई मेरी बात तो सुनिए। उसने कुछ नहीं सुना और उसने सुई को कमरे से बाहर निकाल दिया और वो अपना चेहरा पकड़कर वहाँ बैठकर रोने लगा। उसने कहा, वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? आखिरकार मेरे में क्या कमी रह गई थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांगजी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अगर तुम्हें कोई और ही लड़की पसंद थी तो उसी के साथ रहते। फिर मेरी ज़िंदगी में आने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी वांगजी? क्या ज़रूरत थी मेरे जज्बात, मेरे दिल, मेरे अरमान के साथ खेलने की? तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। विंग की सारी बातें सुई सुन पा रही थी, क्योंकि उसने अपना कान बिल्कुल ही दरवाजे से लगा रखा था। वो विंग की बातें सुनकर कहती है, बहुत अच्छा, लगता है मैंने जो किया है उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बस अब इंतज़ार है कि इन दोनों में बातें हों और झगड़ा हो, गलतफहमियाँ हों और ये दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। फिर वांगजी, तुम मेरे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और तीसरा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक बार विंग हमारे रास्ते से हट जाए, फिर मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी तुम्हें अपना बनाने में। ऐसा कहकर सुई मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है, जो अपने आंसुओं को पोंछता है, और उसने तुरंत ही वांगजी को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ वांगजी तुरंत ही शावर लेकर आया था। जब उसने देखा कि उसका फ़ोन बज रहा है, वो तुरंत गया और उसने देखा फ़ोन पर और किसी का नहीं, विंग का नाम शो हो रहा है। वो बहुत खुश हो गया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत ही फ़ोन उठाया और कहा, हाँ विंग बोलो। पर उधर से विंग थोड़ा चुप था। तभी वांगजी ने कहा, क्या बात है विंग, बोलो, सब ठीक है ना? तभी विंग की सिसकियाँ दूसरी तरफ से उसे सुनाई दी। वांगजी थोड़ा घबरा गया। उसने बोला, विंग क्या हो गया है, तुम रो रहे हो क्या? विंग क्या हुआ, मुझे बताओ। तभी विंग ने कहा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। मैं बस एक गलती था तुम्हारी ज़िंदगी की, है ना, इसलिए तुमने ऐसा मेरे साथ किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा वांगजी, क्यों? वांगजी विंग की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो हैरान हो गया। उसने कहा, विंग ये क्या कह रहे हो? मैंने मैंने क्या किया है?
तभी विंग दूसरी तरफ से कहता है, अच्छा, सब चीज़ करने के बाद मुझसे ही पूछ रहे हो कि आखिरकार तुमने किया क्या है? तो क्या करोगे तुम और बताऊँगी मैं तुम्हें? बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ, दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है विंग। अच्छे से सोचो और समझो, बात क्या है मुझे बताओ ठीक से। तभी विंग ने उधर से चिल्लाते हुए कहा, अब मत कहना कि तुम मासूम हो। तुम जैसे लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं ओमेगास का। गुड बाय हमेशा हमेशा के लिए वांगजी। आज के बाद मैं तुम्हें ना कभी दिखूंगी और ना कभी मिलूंगी। नहीं तुम मुझे अपना चेहरा दिखाना और ना ही मैं। जिस लड़की के साथ तुम थे उसी की लड़की के साथ अब रहो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे और मेरे रिश्ते को यहीं तोड़ता हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहकर विंग कॉल काट देता है और वांगजी बस देखते ही रह जाता है। वो विंग को आवाज़ दे रहा था, विंग विंग मेरी बात तो सुनो। पर विंग उसकी बात सुने तब ना, क्योंकि कॉल तो कट चुका था। वांगजी को कुछ समझ तो नहीं आया। वो अपने कटे हुए फ़ोन को देख रहा था। उसने कई बार विंग को दोबारा कॉल करने की कोशिश की, पर विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ विंग भी एकदम हैरान और परेशान था। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वांगजी उसे धोखा दे सकता है, पर वो अपने आंखों देखे सबूत को कैसे मिटा सकता है। उस दिन उनके बीच की मोहब्बत में पहली बार घृणा घुस गई। उन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, या फिर कहें एक गलतफहमी जो किसी के द्वारा फैलाई गई थी। वांगजी टूटे हुए रिश्ते की रात वो पूरे शहर में विंग को ढूंढता रहा। उसके पसंदीदा बुक स्टोर, कैफ़े, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि मंदिर में भी गया। कहाँ कहाँ उसने विंग को नहीं ढूंढा, पर विंग का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि विंग वहाँ से अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया था। उसने विंग के मैंशन में ही पता लगवाने की कोशिश की, पर उसे पता चला कि विंग वहाँ पर भी नहीं है। विंग को ढूंढ ढूंढ कर परेशान होने के बाद वांगजी उसी पार्क में चला गया जहाँ विंग और वांगजी अक्सर मिला करते थे, और वो वहाँ जाकर ब्रेंच में बैठ गया। पूरा रात हो गया वो ब्रेंच में बैठकर सिर्फ आसमान देखता रहा और खुद से सवाल करता रहा, आखिर ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसने मेरे दिल को सबसे पहले पढ़ा वो आज इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लगा रहा है? आखिर ऐसा हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अचानक से उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं किसी लड़की के साथ था। पर मैं क्यों किसी लड़की के साथ रहूँगा? मैं तो सिर्फ अपने डैड के साथ ऑफ़िस मीटिंग के लिए गया था। वहाँ पर विक ने मुझे किस लड़की के साथ देख लिया और रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। पर क्यों? पता नहीं वो कहाँ है। ना मेरा फ़ोन उठा रहा है, ना अपने घर पे है, ना उन जगहों में है जहाँ वो अक्सर हुआ करता था। अब मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? कहाँ ढूँढूँ? कहाँ उसे कैसे उसे समझाऊँ? मुझे समझ में नहीं आता। उसे समझाने के लिए उसका मिलना भी तो ज़रूरी है, पर वो दिखे तब ना मुझे। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? वांगजी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और वहीं पर अपने सिर को झुकाकर बैठ जाता है। पूरा रात उसका इसी सोच में वहीं गुजरा। वो उस रात घर ही नहीं गया। वहीं दूसरी ओर विंग अपने दोस्त के घर में था। हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है। वो चुपचाप बैठा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था अंदर से, और उसके दिल में जैसे बर्फ़ जमा हुआ था। अब हमें विंग के सोच के बारे में दिखाया जाता है। वो दोपहर के बारे में सोचता है जब वो वांगजी के दिए हुए धोखे से जूझ ही रहा था कि तभी उसके पिता फहमिया आए और उसने विंग का फ़ोन छीन लिया। उसने उनकी सारी चिट्ठियाँ जला दी और विंग को पढ़ाई के लिए दूसरे कंट्री में मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी कर दी। उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा, अब तू वहीं करेगा जो मैं चाहूँगा। बहुत हो गया तेरा मनमानी। मैंने तुझे छूट इसलिए नहीं दिया था कि तुम मेरे ही सीने पर छुरा भोंके, बल्कि छूट इसलिए दिया था ताकि तू थोड़ा सा खुश रह सके। पर मुझे क्या पता था कि थोड़ा सा छूट देने के बाद तू मेरा ही गर्दन दबाने के लाएगा और हमारे दुश्मनों के साथ इश्क लड़ाएगा। विंग, तुझे अब सज़ा मिलेगी इस बात की। खबरदार, जो अब हमारे दुश्मन के बेटे से तूने मिलने की कोशिश की, मुझे ज़रा से भी भनक लगी कि तूने उससे मिलने की कोशिश की है, तो उसके साथ मैं वो करूँगा जो शायद तूने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। अगर तू उसकी भलाई चाहता है तो उससे दूर रहना, समझ गया? इतना कहकर फैंगमिया वहाँ से चले गए थे और विंग पूरा सन्न था कि आखिरकार उनको पता कैसे चल गया। उन्हें पता चला तो चला, लेकिन सारी चिट्ठियाँ उन्हें कहाँ से मिली और अब वो उन्हें दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। विंग परेशान था। इस बात से भी परेशान था कि वांगजी से उसे धोखा मिला, और इस बात से भी परेशान था कि उसके पिता भी अब उससे नाराज़ हैं। इसलिए वो किसी तरह से अपने दोस्त के यहाँ आ जाता है। वैसे तो फहमिया ने उसे ढूंढा कि वो कहाँ है, पर जब उसे पता चला कि वो अपने दोस्त के यहाँ है तो वो थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि विंग के दोस्त
कि जो पिता थे वो फेंगमिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए उसके दोस्त ने ये कहा था कि विंग को यहाँ रहने दे, वो उनका ध्यान रखेंगे। तो फेंगमिया भी इस बात पे राज़ी हो गए थे और विंग को वहाँ रहने का इजाज़त दे दिया था। हमें वापस से विंग को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसका दोस्त नियो हुसैन वहाँ आता है और वो विंग के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, विंग, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें एक बार अच्छे से वांग जी से बात करनी चाहिए। क्या पता, कभी कभी कुछ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। हम देखते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि वांग जी ऐसा कर सकता है। हालांकि मैं उससे ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, पर जितनी बार भी मैं उससे मिला हूँ मुझे यही मालूम हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है। तुम्हें उससे एक बार और बात करनी चाहिए, विंग। न्यू हसन लगातार विंग को संभाल रहा था और उसे बोल रहा था कि उसे एक बार और बात करनी चाहिए, पर विंग जैसे उसे हुसैन की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके कानों तक शायद हुसैन की बात पहुंच ही नहीं रही थी। काफ़ी समय तक हुसैन वहाँ बैठा रहा और उसे समझाता रहा, पर जब देखा कि विंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे भी वहाँ से जाना ही पड़ा। विंग अब गूंगा हो चुका था। जिंदा तो था पर ज़िंदगी से अब दूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते उसके सामने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस दुखी था, इतना दुखी कि जैसे ज़िंदगी ने उसे फूलों की बहार दी और एक आंधी ने आकर उन सभी फूलों को उजाड़ दिया। विंग का दुख काफ़ी ज़्यादा था, जो शायद ही किसी के समझ में आ सके। कोई इंसान आकर अचानक से आपकी ज़िंदगी में ये कहे कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको ये एहसास दिलाए कि आप उसके लिए बेशकीमती हैं। आपके अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं। आपसे ज़्यादा कीमती, आपसे ज़्यादा खास और आपसे ज़्यादा कदर हमें किसी की नहीं, और अचानक से उसी इंसान से हमें धोखा मिले तो ये दुख बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा घाव देने वाला होता है। इसी दुख से विंग गुजर रहा था अभी। इन बातों को अब पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे, पर जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे से अनजान थे कि आखिरकार चल क्या रहा है, वहीं वो दोनों इस बात से भी अनजान थे कि आखिर बाहर मीडिया में चल क्या रहा है। किसी ने बाहर मीडिया में ये बात फैला दी थी कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ प्यार में थे। ये खबर रातों रात आग की तरह फैल गई। जिससे जंगल में आग लगती है वो पूरे जंगल में फैल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ये खबर आग की तरह फैल गई और मीडिया को दोनों ही परिवार संभालते हुए नजर आए। दोनों ही परिवार ने अपना अपना बयान मीडिया के सामने रखा। सबसे पहले हमें फेंगमिया का बयान दिखाया जाता है। उन्होंने बहुत ही क्रूरता से कहा कि लैंस खानदान जैसे लोग हमारे लायक नहीं हैं। हम बिल्कुल भी उन जैसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो हमारे दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि लैंस का अल्फ़ा बेटा मेरे ओमेगा बेटे के लायक है, और यही सच है। हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसे परिवार में नहीं करवा सकते जहाँ ओमेगाओं को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बल्कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसे गुलामों की तरह रखा जाता है। उसका वक्त आने पर इस्तेमाल करके उपयोग किया जाता है। हम बंदी बना के ओमेगाओं को नहीं रखते। ऐसे ख़ानदान से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना कभी होगा। हमें पता है कि आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, पर जिस जगह में आज़ादी ना हो वो कैसी होती है ये आप भी जानते हैं। वो किसी कैद से कम नहीं होती। इसलिए उस कैद खाने से अच्छा है कि मेरा बेटा कहीं और शादी करे और हम उसकी शादी कहीं और करेंगे। हमारा वी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ना था, ना है और ना ही कभी होगा। वहीं दूसरी ओर वांगजी अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो बहुत दुखी था, विंग के ख्यालों में खोया हुआ था, क्योंकि विंग का उसको पता ही नहीं चला था इन 1 हफ्ते में। और तभी वांगजी का कॉल बजता है। वांगजी पहले तो कॉल को नज़रअंदाज कर देता है, फिर जब वो कॉल 2-3 बार बजता है तब उसे लगता है शायद विंग ने कॉल किया होगा और वो तुरंत ही जाकर कॉल चेक करता है। तब वहाँ उसके दोस्त का नाम लिखा हुआ था। वो कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ नील बोलो, क्या बात है। तब नील बोलता है, भाई तू कहाँ है? क्या तूने देखा है कैसी खबर मच रही है? जाके देख, मीडिया में आग लगी पड़ी है तेरे और विंग के नाम की। वांगजी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? और बोल रहे हैं, हाँ, तेरे बारे में और विंग के बारे में पूरी मीडिया हल्ला मचा रही है। तुम्हारे पिता और विंग के पिता दोनों ही वहाँ पर बयान दे रहे हैं अपना अपना। एक दूसरे के ख़ानदानों से कोई लेना देना नहीं है। जा भाई देख, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे लगे हैं तेरे पिता और विंग के पिता। वांगजी फ़ोन रखता है और तुरंत ही नीचे जाता है। देखता है कि उसके पिता वापस आ रहे थे सारी मीडिया को जवाब देकर। वांगजी उनसे कहता है, ये सब क्या है पापा? किरण कहता है, मेरे सामने से हट जाओ और खबरदार
जब मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आई और अब सवाल पूछने के लिए आए हो। वांगजी कहता है, पापा पर मेरी बात तो सुनिए। पर किरण बिल्कुल भी वांगजी की बात को नहीं सुनते और नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। वांगजी वहाँ खड़ा रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ तरह ने भी विंग को सारी खबर बता दी थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पर विंग सिर्फ आंसू बहाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। एक तरह से वो अपने दोस्त के घर में कैद हो चुका था। उसने दूसरे दिन घर से बाहर जाने की कोशिश की पर उसके दोस्त के पिता ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहीं रुकने के लिए कहा है और जब तक वो तुम्हें बुलाएंगे नहीं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए विंग को वहाँ से जाने को मिला ही नहीं। तब से विंग वहाँ कैद ही है और उसे जब ये सब पता चला तो वो और दुखी है कि दो परिवार उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके बीच लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे कलंक लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विंग और वांगजी अब क्या ही करेंगे? आखिर क्या होगा उनकी ज़िंदगी का अंजाम? क्या वो दोनों मिलेंगे? क्या सुई की फैलाई हुई साजिश ठीक से पता चल पाएगी उनको? क्या वो दोनों इस साजिशों से दूर होकर मिल पाएंगे? और आखिरकार सुई का क्या होगा? वो आखिरकार करेगी क्या? वहीं हमें सुई को भी दिखाया जाता है, वो बहुत खुश थी इन सब से क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का ही था। मीडिया को भी उसी ने ही सारी चीज़ें बताई थी और विंग को उसकी दोस्त के यहाँ कैद रखने के बाद भी फेंगमिया के काना में सुई नहीं भरी थी। सुई अपने कमरे में थी और हंसे जा रही थी। उसके हाथ में वांगजी की फ़ोटो थी जिसे वो अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी। वो वांगजी की फ़ोटो को देखते हुए बोलती है, वांगजी बहुत मज़ा आ रहा है जब विंग के घर की बदनामी हो रही है। मुझे माफ़ करना पर थोड़ा सा तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। पर ये तुम्हारी सज़ा है, सज़ा, क्योंकि तुम्हें मुझे छोड़ के विंग की तरफ देखा। तुम सिर्फ मेरे अल्फा हो वांगजी, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी और की तरफ मुड़ कर भी देखो। इसलिए थोड़ी सज़ा तो बनती है। पर घबराओ नहीं, ज़्यादा समय का ये खेल नहीं है। जैसे ही तुम और विंग पूरी तरीके से अलग हुए और थोड़ी सी और दुश्मनी तुम्हारे परिवार में बढ़ी, मैं तुम्हारे करीब आऊँगी और तुम्हें विंग से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी वांगजी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी। वो पागलों की तरह हंसने लगती है और वांगजी के तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। तभी सुई जो पागलों की तरह हंस रही थी वो वांगजी की तस्वीर को अपने चेहरे के पास लाकर कहती है, मुझे अभी भी याद है वो पल जब तुमने उस विंग को किस किया था। वो उसने तुम्हें छुआ कैसे वांगजी? हालांकि किस तुमने किया था। मुझे तुम पर भी गुस्सा है पर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं सकती ना। पर विंग के साथ तो कर सकती हूँ, बहुत बुरा कर सकती हूँ वांगजी। जिसने भी मेरे वांगजी को हाथ लगाया उसे मैं जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग, अब तुम्हें अपनी सज़ा भुगतनी ही होगी। तुमने मेरे वांगजी को छुआ ना, तुम्हारे पूरे शरीर से अब खून रिसत रिसत कर मैं निकालूंगी और मैं देखती हूँ तुम कैसे दोबारा मेरे वांगजी को छूते हो। अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो तुम वापस से आ जाओगे मेरे वांगजी के पास और फिर से हमारी ज़िंदगी में सहर खोलोगे। पर अब नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही उठा दूंगी विंग। फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरे वांगजी के पास आते हो। ये कहते वक्त सुई एकदम पागल की तरह लग रही थी, किसी पागल साइको की तरह। अब वो ऐसा क्या कदम उठाने वाली है कि विंग की जान खतरे में आने वाली है। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। सुई एक सुनसान जगह पर किसी गुंडे से बात कर रही थी। उसके पास पैसों से भरा हुआ बैग था और उसने अपना चेहरा ढक रखा था। सामने कुछ गुंडे खड़े हुए थे। उस गुंडे का लीडर आगे आता है और बोलता है, क्या आप ही ने हमें बुलाया था? सुई बोलती है, हाँ मैंने ही तुम लोगों को बुलाया था, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तो लोग बोलते हैं, क्या? किसी को रास्ते से हटाना है। वो गुंडे थोड़े चुप रहते हैं और बोलते हैं, ठीक है पर पैसे अच्छे मिलने चाहिए। सुई कहती है, बिल्कुल पैसे मिल जाएंगे। तभी वो बोलती है, उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो अस्पताल पहुँचे और वहाँ से सीधा कब्रिस्तान। उसे अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, समझे तुम लोग? उसका नाम है विवोशियान। लेकिन ध्यान रहे शक किसी पर ना जाए, ये हादसा लगना चाहिए। अच्छे से कान खोल कर सुन लो, एक ही बार में उसका काम तमाम कर देना। उसे इतना मारना कि मर ही जाए वो, समझ गए? वो गुंडे अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और लूसी उनको पैसों से भरा बैग थमा देती है और वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है और बोलती है, अब वांगजी और मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई नहीं आएगा और मैं वांगजी को लेकर हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी विंग। बस कुछ समय और अपनी सांसें गिन लो, फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास सांसें भी नहीं होंगी।
लेने के लिए विंग। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद का समय। रात का समय था। वांगजी अचानक से नींद से उठा। उसका मन बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बहुत ही बुरा। और वहीं दूसरी तरफ विंग विंग ने सोच लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। वो अपने पिता के कदमों में झुक कर नहीं रहेगा, वो अपने पिता के इशारों में नहीं रहेगा। उसे यहाँ कैद रहे काफ़ी समय हो गया था, इसलिए वो भागने का सोचता है। और लगभग रात के 12 बजे के आसपास वो खिड़की से कूदकर उस मैंशन से निकल आता है। वो बाहर जा ही रहा था, वो सोचता है कि वो यहीं से ही अपने दूसरे कंट्री के दोस्त के यहाँ चला जाएगा, इसलिए वो सीधा हाईवे पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो कुछ दूर चला ही था, यानी कि चलते चलते एक सुनसान रोड में आ गया था। क्योंकि रात के 12 बजे का समय था तो सड़कें काफ़ी खाली थी। उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। विंग थोड़ा चौंकता है और पीछे पलट कर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। विंग वापस से चलना शुरू कर देता है और उसे फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो कुछ गुंडे वहाँ पर नज़र आ रहे थे, जिनके पास कुछ हथियार भी थे, जैसे कि चाकू, हॉकी स्टिक। विंग ये सब देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो वहाँ अकेला ओमेगा था और रात का समय था। वो बहुत ही तेज़ कदमों से हाईवे की तरफ भागता है और देखता है कि वो किसी से मदद ले पाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता और वो गुंडे काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा करते हैं। विंग भागने लगता है। भागते भागते वो एक सुनसान जगह में पहुँच जाता है, जहाँ खंडर था। विंग वहाँ छुप जाता है और वो गुंडे विंग को ढूंढने लगते हैं। सारे गुंडे विंग को ढूंढ ही रहे थे कि एक गुंडे की नज़र विंग पर पड़ जाती है, जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। एक गुंडा विंग के बालों से पकड़कर उसे बाहर निकालता है। विंग चिल्लाता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर वो गुंडे कुछ नहीं सुनते। वो सीधा विंग को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। कोई उसे डंडे से मार रहा था तो कोई उसे हॉकी स्टिक से। बहुत ही बेदर्दी और बहुत ही बुरी तरीके से विंग को मारा जाता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा मारने के बाद एक गुंडे की नज़र उस पर बुरी थी। वो विंग के साथ कुछ करना चाहता था। तभी जो उनका हेड था, यानी कि लीडर था, वो बोलता है हमें इस बात के पैसे दिए गए हैं कि हमें उसे मारना होगा। अगर उसके साथ हमने कुछ किया तो हम पर केस बन सकता है, इसलिए जो काम दिया गया है वही करो, ना कि कोई अनाप शनाप चीज़ें। ऐसा कहकर वो लोग बहुत बुरी तरीके से विंग को टॉर्चर करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं करते। उसे मारने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और विंग वहीं खून से लथपथ पड़ा हुआ था उसी खंडर में। विंग की सांसें भारी थी और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। जगह जगह उसे तरह तरह के चोट दिए गए थे। इतने बुरे चोट थे कि जख्म काफ़ी गहरे नज़र आ रहे थे। विंग वांगजी का नाम लेता है बहुत ही धीमे से और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और विंग वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके जहन में बार बार विंग का ख्याल आ रहा था। जैसे विंग ने उसका हाथ थाम रखा है और अचानक ही विंग उसका हाथ छोड़ाकर किसी अंधेरे भरी दुनिया में जा रहा हो। विंग उसका नाम ले रहा था, उसका नाम चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि उसकी मदद करे। वांगजी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसके सीने में दर्द हो रहा था, जो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। किरण वांगजी को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं और वो उसे रोक कर पूछते हैं तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तब वांगजी मुड़ता है और बहुत ही गुस्से से कहता है इससे आपका कोई मतलब नहीं और ना ही आपको कोई लेना देना है, और वो वहाँ से निकल जाता है। किरण को गुस्सा तो आता है, पर वो किसी तरह से अपने आप को शांत कर लेते हैं। अब वांगजी रास्तों पे भटक रहा था। अंधेरा था और कोहरा फैला हुआ था। वांगजी का दिल बहुत घबरा रहा था और पता नहीं वो कहाँ चले जा रहा था। बस कदम उसके लेके जा रहे थे उसे, जिस तरफ वो उसी तरफ ही चले जा रहा था। वांगजी चलते चलते उसी खंडर के पास पहुंचता है जहां विंग पड़ा हुआ था। वांगजी को अजीब सा वहाँ महसूस हो रहा था, जैसे ना जाने वहाँ पर उसकी कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो उससे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वो उस खंडर को देखता है और सोचता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये तो बहुत सुनसान इलाका है। और वो वहाँ से मुड़ने के लिए जाता ही है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की। वांगजी ध्यान से सुनता है तो कोई उसी का ही नाम ले रहा था। वांगजी उस आवाज़ का पीछा करता है। वो आवाज़ बहुत ही हल्की थी, क्योंकि रात था और सन्नाटा था, तो वांगजी को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांगजी उस तरफ जाता है तो देखता है एक शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ था। वांगजी जाता है और देखता है ये कौन है। वांगजी जैसे ही उसको पलटता है वो हैरान हो जाता है, वो और कोई नहीं विंग था। वांगजी चिल्लाता है और घुटनों में बैठकर विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। बोलता है विंग, विंग तुम्हें क्या हो गया है, विंग तुम्हारी ऐसी कैसे हालत होगी। विंग के कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह से खून आ रहा था उसके शरीर से। देखकर लग रहा था कि उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा गया है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। विंग
विंग तुम उठ क्यों नहीं रहा, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, विंग उठो उठो। वांग जी ने उसकी सांसें चेक की, सांसें चल रही थी, धड़कन भी चल रहा था। वांग जी तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। विंग बेहोश था। वांग जी जगह जगह पर ढूंढ रहा था कि कोई टैक्सी मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए जिससे वो विंग को जल्दी से ही हॉस्पिटल ले जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वांग जी को पैदल ही विंग को लेके जाना पड़ा और कुछ टाइम तक पैदल चलने के बाद उसे एक टैक्सी मिली जिस पे बैठकर वो विंग को हॉस्पिटल लेके गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा उसने तुरंत ही डॉक्टरों को आवाज़ दी और डॉक्टर सीधा विंग को लेकर आईसीयू में चले गए। वांग जी अपने कपड़े को देखता है जो पूरी तरह से विंग के खून से सना हुआ था। वांग जी काँप रहा था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो विंग को इस हालत में देखेगा, वो भी इतने दिनों के बाद, जिसकी तलाश वो इतने समय से कर रहा था। वो इस तरह से अधमरा उसकी बाहों में पड़ा होगा, उसने सोचा नहीं था। वो घुटनों में बैठ जाता है और रोने लगता है कि आखिरकार उसकी हालत कैसे हो गई, कैसे हो गई उसकी ये हालत। अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ विंग का इलाज शुरू हो जाता है। विंग का काफ़ी खून बह गया था जिससे डॉक्टर परेशान भी थे कि आखिर होगा क्या, और वो समझ रहे थे कि अगर उनसे थोड़ी भी गलती हुई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टरों ने पहचान लिया था कि ये वी खानदान का इकलौता ओमेगा है। इसलिए उन्हें अलग ही डर था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो कहीं नाम उन पर ना आ जाए। वो विंग का इलाज शुरू करते हैं। काफ़ी समय तक विंग का इलाज चला। लगभग 3 घंटे के बाद सभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने वांग जी के पास जाकर उन्हें बताया कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, काफ़ी खून बह गया है और साथ उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है, जिससे उन्हें काफ़ी अंदरूनी चोटें आई हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। वांग जी काफ़ी घबरा जाता है और उसका दिल जैसे फटने सा हो गया था। आखिर क्या इतने प्यारे ओमेगा की दुश्मनी किससे हो सकती है, जो हमेशा फूल की तरह मुस्कुराता है, इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने नाजुक ओमेगा पर किन जालिमों ने इस तरह से वार किया होगा। आप पहले रुक जाइए, पहले हमें उसे 24 घंटा देख रेख में रखना होगा, फिर उसके बाद ही जब उसकी हालत में सुधार होगी तभी आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं और पूरे 24 घंटे विंग की देखभाल की जाती है और उसे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वो थोड़ी ठीक है, वांग जी जैसे ही उसे पता चलता है कि विंग को अब नॉर्मल जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, वो तुरंत ही वहाँ जाता है और विंग को देखता है। उसके पूरे चेहरे पर बैंडेज लगे हुए थे, सिर पे पट्टियाँ थी, पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। विंग का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी का दिल सहम सा जाता है। वांग जी वहाँ जाता है और एक चेयर लेकर बैठ जाता है। वो विंग का हाथ धीरे से पकड़ता है और रोते हुए बोलता है, ये दिन दिखाने के लिए तुम मुझसे दूर गए थे विंग। कैसी हालत बना ली है तुमने, किसने तुम्हारे साथ ये सब किया, किसने। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं विंग, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बदला लूँगा, मैं उनकी बहुत बुरी हालत करूँगा। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, बस एक बार ठीक हो जाओ। देखते ही देखते अब पूरे 2 दिन हो जाते हैं। विंग पूरे 2 दिन तक बेहोश था। न ही फैमिया को कोई खबर थी कि विंग के साथ क्या हुआ है और ना ही किरण को कोई खबर थी कि वांग जी 2 दिन से कहाँ गायब है। विंग 2 दिन से हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था बेजान, और वांग जी पूरे 2 दिन से विंग के साथ था। ना ही उसने कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया था। वो 1 मिनट के लिए भी विंग को छोड़कर नहीं गया था। वो दिन रात विंग के सिरहाने बैठा रहता था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, माथे पर पट्टियाँ थी, होंठ फटे हुए थे, लेकिन सांसें भी चल रही थी। और वांग जी को उम्मीद थी कि विंग बहुत जल्दी होश में आएगा। वांग जी को उसका इंतज़ार है, बहुत बेसब्री से, उसकी होश में आने का, उसकी आवाज़ सुनने का, उसके मुँह से अपना नाम सुनने का। तुम्हें पता है विंग, डॉक्टर कह रहे हैं ब्रेन स्वेलिंग हो रही है। कभी सोचता था तुम अगर मुझसे दूर भी हो जाओ तो बस सलामत रहना। अब जब तुम सामने हो तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ, बस तुम्हें छोड़कर। मैं चाहता हूँ तुम सही सलामत रहो, सही सलामत मेरे सामने आ जाओ। तुम तो मेरी सारी बात मानते हो ना, मेरी एक बात ये भी मान लो। होश में आओ, होश में आओ विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा वांग जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, सामने आओ विंग। वांग जी विंग के हाथों को अपने माथे पर ले जाता है और अपनी आंखें बंद कर कर रोने लगता है। पर विंग जैसे वांग जी की बातों से अनजान था, जैसे उसके कानों में वांग जी की कोई आवाज़ नहीं गूंज रही थी। विंग बिल्कुल बेजान और बेहोश पड़ा हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी भी ऑन गोइंग है और मैं बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। और डियर यासिरा जी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। बाय गाइस।